प्रणाम सर। आवाज सुनाई पड़ रही सर? हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। और भैया अजय दादा और रस्तोगी जी कहाँ हैं? आवाज आ रही दादा? अजय दादा और रस्तोगी जी कहाँ हैं? अब ये अभी तो लाइन मुझे में नहीं नहीं पता है है कि क्या? तुम वहाँ पे है, शायद संभाल ला, वो जानता होगा। दादा आप ऑनलाइन है, अपने फोन से है क्या? हाँ आप अपने फोन से ऑनलाइन है क्या? हम फोन पे हैं। हाँ, तो एक बार आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको सब लोग दिख जाएंगे। आपका हैं? सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट क्या स्वाइप करें? करिए, स्वाइप करिए, स्वाइप। स्वाइप करें? तो आप, हाँ, सारे लोग आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे, 4-4 के स्लॉट में। नमस्कार सर। ऐसा है, हाँ अजय जी दिख गए, रस्तोगी जी को दिखाओ। आलोक भैया आप हैं ना? दादा सब लोग हैं। नहीं पड़ रही है। रजत कैमरा ऑफ कर दो, होस्ट वाला। आलोक भैया कहाँ हैं? दादा वो हैं। आलोक है भैया को दिखाओ। पिन कर दो रजत, पिन कर दो। आलोक भैया को दिखाओ। पिन है। हाँ, वो शो नहीं कर रहे थे ना। कृष्णा और अनुज, माइक ऑफ करो या ये ज्वाइन ऑफ करो। शुभम तुम्हारा इको बहुत आ रहा है। दो साथ बैठे हो क्या, दो लोग? 1 मिनट रुकिए। हाँ, साथ बैठे हो, अलग कमरे में चले जाओ। अभी आ रहा है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, नहीं तो विजिल मारेगा। इको आ रहा था बहुत। हाँ, आलोक भैया जोड़ गए हैं ना? जी जी। शुभम हमारा वीडियो आ रहा है? हाँ, आ रहा है दादा। आ रहा है, हाँ, ठीक। आलोक भैया की ठीक। तस्वीर नहीं आई। तस्वीर नहीं आ रही है, देखो। ये तो आप आवाज वीडियो तो ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए। ऑन कीजिए। स्टॉप वीडियो आ रहा है, ऑन वीडियो, स्टार्ट वीडियो में कट आ रहा है। कट हटा दीजिए, वहां पे टैप कीजिए। अच्छा, रजत सर को पिन कर दो और दादा स्टार्ट किया जाए। आप दिख रहे हैं? दिख रहा है। दिखे? हाँ दिखे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, पंखा ज्यादा दिख रहा है, आप कम दिख रहे हैं। अब देखिए। हाँ। अरे पंखा दिख रहा है, कम से कम आपको हवा तो लग रही है। हाँ, हाँ, दिख गए। तो शुरू किया जाए। तो 2:35 हो गया है। शुरू किया जाए। भाई तक शुरू करें? जी 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 हाँ। ये तो शुरू कर रहा हूं फिर। जी। नमस्कार। आज नमस्कार।
विनोद रस्तोगी जी की 98वीं जयंती है। कोविड के कारण हम कोई बड़ा आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं गुरु स्मृति कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान के पदाधिकारी एवं कलाकार तो हमारे साथ जुड़े ही हैं, इसके अलावा हमारे साथ हैं विनोद रस्तोगी जी के अनन्य शिष्य और लेखक निर्देशक श्री विजय पंडित जी। मैं विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान के अध्यक्ष की हैसियत से आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस स्मृति परिचर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री आलोक रस्तोगी जी, जो विनोद रस्तोगी जी के सुपुत्र हैं और जिनके अथक प्रयासों से विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। श्री अजय मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जाने माने अभिनेता एवं निर्देशक हैं, जिन्होंने परिमल दत्ता के सानिध्य में रंगमंच विधा बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना और अब उसे प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने पेश कर रहे हैं। और इस समय ये विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री विजय पंडित, जो भारतेंदु नाट्य अकादमी से प्रशिक्षित हैं एवं नामचीन लेखकों और निर्देशकों में शामिल हैं। आप मोहन राकेश, गुलाबबाई और ज्ञानदेव अग्निहोत्री पुरस्कारों से सम्मानित हैं तथा आपने रंगमंच विषयक आलेखों एवं पुस्तकों के लिए आप जाने जाते हैं। इसके पहले कि हम आज की परिचर्चा आरंभ करें, हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपसे साझा करना चाहते हैं, जिसे हमारे संस्थान के कलाकार शुभम वर्मा ने तैयार किया है। रजत जी, क्या हम लोग वो वीडियो क्लिप देख सकते हैं? विनोद रस्तोगी जी का जन्म 12 मई सन 1923 को जिला फर्रुखाबाद के एक कस्बे शमशाबाद में हुआ था। काल मुंशी के उसमें तो जब ये गधा आ गया था तो चूंकि गधा हो गया था उसको वो उस पर हुआ कुछ, और इस तरह कई एपिसोड सुनाए जो हमारे डीजी महोदय को वो इतने प्रसन्न हुए। बड़े सौभाग्य आदमी में उनको काफी उसका चित्र है जो उन्होंने कहा कि हमको गर्व ये हो रहा है कि फिल्म वाले तो अपने चेहरे को दिखाते हैं, उससे इनका वो होता है, लेकिन हमारा जो होगी है वो आवाज की दुनिया का बादशाह है। और हमारे जो कलाकार भी तो भी लोग कपी हैं कि बड़ा उनको बहुत गर्व हो रहा है। उन्होंने कई सामाजिक नाटक लिखे। 1957 में उनसे मिलने रोमानिया के हिंदी के प्रोफेसर स्मेकल आए। प्रोफेसर स्मेकल ने उनके कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। उनके द्वारा लिखा एवं निर्देशित किया नाटक अंधेरा, फिसलन और पाप आकाशवाणी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कृत भी हुआ।
उसी समय उनके द्वारा लिखी नौटंकी भगीरथ के बेटे को संगीत एवं नाटक विभाग ने प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। इलाहाबाद में आकाशवाणी में 1960 से लेकर 1982 तक वो रहे। इस बीच उन्होंने कई नाटक और नौटंकियां, बच्चों के नाटक, कविताएं आदि लिखी और प्रसारित की। सन 2002 में उनके स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र एवं प्रिय शिष्यों न्यायमूर्ति आलोक बसु, अभिलाष नारायण, विजय पंडित आदि ने उनके नाम की संस्था बनाने का निर्णय लिया और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो क्लिप के लिए। अब हम अपनी परिचर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम विनोद रस्तोगी जी के सुपुत्र श्री आलोक रस्तोगी जी, जो विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान के सचिव भी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो रस्तोगी जी के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पहलुओं पर प्रकाश डालें। रस्तोगी जी की एक पिता के रूप में भूमिका, बच्चों के दादा के रूप में भूमिका क्या रही। और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं आलोक रस्तोगी जी के बारे में कि जब हम लोग जाया करते थे रस्तोगी जी के यहाँ, तो आलोक जी साहित्यिक और रंगमंच की गतिविधियों में एकदम रुचि नहीं लेते थे। वो दुकान से आते थे और सीधे घर के अंदर चले जाते थे नमस्कार करके। लेकिन रस्तोगी जी के देहावसान के बाद जैसा एक होता है कलाकार परकाया प्रवेश करता है, इन्होंने भी एक तरह से परकाया प्रवेश किया और एक बदलाव आया। इन्होंने रस्तोगी जी की रचनाएं और जो उनकी पुस्तकें थी बहुत संभाल के रखा और अब वो प्रयास में जुटे हैं कि रस्तोगी जी के लिखे हुए नाटकों को एक जगह संकलित करके उनका प्रकाशन किया जाए। इसमें विजय पंडित जी भी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो हम आलोक जी से अनुरोध करेंगे कि वो रस्तोगी जी के पारिवारिक पहलुओं पर प्रकाश डालें। पिताजी का जन्म एक व्यापारिक परिवार में हुआ था और चूंकि सबसे बड़े थे घर में, ये सबसे बड़े पुत्र थे, तो हमारे बाबा चाहते थे ये दुकान पे बैठे, लेकिन इनका पढ़ने का मन था और दूसरे ये थोड़ा सा रामलीला, नाटक, नौटंकी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और वहाँ पे घर के पास ही ये रामलीला होती थी, तो रामलीला और नौटंकी देखने जाया करते थे। तो ये बचपन से ही घर छोड़कर पिताजी इनका भाई हम तो नहीं पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ना हो पढ़ो, तो ये अपना घर छोड़ के चले आए फर्रुखाबाद पढ़े और खुद ट्यूशन करते थे और पढ़ाते थे। फिर कायमगंज पढ़े और लोग नाटककार जरूर जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो मूलतः प्रारंभ उनका कविता से हुआ। कन्नौज में हाई स्कूल में उन्होंने कविता लिखी और सबसे पहले उनका जिंदगी के गीत करके काव्य संग्रह निकला। और मुझे बचपन का ध्यान है वो अक्सर कवि सम्मेलनों में जाते थे, कानपुर में थे हम लोग, कवि सम्मेलनों में जाते थे। उसके बाद नाटक लिखना चालू किया, उन्होंने शुरुआत की। उस समय नाटक वगैरह एकांकी नाटक होते थे और ज्यादातर दुर्गा पूजा के अवसर पर होते थे और बंगाली नाटक होते थे। तो इन्होंने हिंदी के नाटक लिखे और दुर्गा पूजा के अवसर पर नाटक किए। एक माने 5 दिवसीय समारोह किया, सब अपने नाटक किए उन्होंने, जिसमें ज्ञानदेव अग्निहोत्री, युक्त दीक्षित भी थे, ये राधेश्याम दीक्षित थे, इन लोगों ने रोल किया और लोग थे।
तो 5 नाटक किए। उसके बाद एक एकांकी लिखा आजादी के बाद, और इन नाटक में कुछ नाम होने लगा था इनका। तो 1957 की बात है कि अनामिका कलकत्ता की एक संस्था जिसमें प्रतिभा अग्रवाल और श्यामानंद जालान है, उन्होंने इनसे कहा पिताजी से कि कोई एक नाटक लिखिए नया, फुल लेंथ प्ले जो हम करना चाहते हैं। तो इन्होंने नए हाथ लिखा और उसको अनामिका मानो ने चंडीगढ़ में सबसे पहले 1958 में किया। और उसे वो वहाँ प्रतियोगिताएं होती थी संगीत इनके संगीत नाटक अकेडमी की नाट्य प्रतियोगिता होती, तो उसमें प्रथम पुरस्कार मिला। और तभी से इनका नाम हुआ और इनको बुला के जगदीश माथुर जी ने इलाहाबाद में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में दिया गया। नए हाथ के इनकी ब्रेकिंग पीरियड है, इनका ब्रेक जो मिला इनको नए हाथ से। बाकी वो लिखने का मूड देखते थे, कुछ नाटक उनके दिमाग में आया तो वो फिर वो मनन करते रहते, तो फिर लिखने बैठते थे तो लिख डालते थे, बस ऐसे था। और पिता के रूप में तो बहुत ही वो रहे, लिबरल रहे, वो रहे कि तुमको जो करना करो अपना, और उसमें रहे। और क्या हम कहें, उनके लिए याद अब भी आती है उनकी। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आपको अभिलाष जी से बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। रस्तोगी जी के नाम से कौन परिचित नहीं है। मैं भी सबसे पहले इस नाम से परिचित हुआ बहू की विदा जब हमारे कोर्स में था, हमने पढ़ा। तो एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में मैंने उन्हें जाना। और उसके बाद जो आकाशवाणी के नाटक हुआ करते थे, खास तौर से जो मुंशी इतवारी लाल और हवा महल विविध भारती में जो कार्यक्रम आया करते थे, वो हम बचपन में हम लोग बहुत ही चाव से सुना करते थे। और मैं बनारस में था, मैं वहाँ थिएटर करता था। तो मेरी संस्था ने वहाँ मिहिर शिवेशियन के एक नाटक स्टॉप प्रेस का हिंदी अनुवाद छपते छपते करने का निर्णय लिया। जब किताब मेरे हाथ में आई तो मैंने देखा कि रूपांतरकार के रूप में विनोद रस्तोगी जी का नाम उस पर लिखा हुआ है। तो ये रेडियो से हट के और एक ये परिचय मेरे लिए एक और नया परिचय रहा। उसके बाद थिएटर में काम करते करते फिर मैंने आकाशवाणी की स्वर परीक्षा दी। उसमें भी वाराणसी चूंकि ऑक्सिलरी स्टेशन था इलाहाबाद का, तो रस्तोगी जी ही वहाँ जाया करते थे ऑडिशन लेने। तो मैं ऑडिशन पास हुआ। उसके बाद रेडियो नाटकों में भाग लेना शुरू किया। तो धीरे धीरे कुछ नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि रस्तोगी जी के ही प्रयासों से जो आकाशवाणी में पहले कंसर्ट्स हुआ करते थे वो खाली म्यूजिक के हुआ करते थे और कवि सम्मेलन हुआ करते थे। रस्तोगी जी ने एक इनिशिएटिव लिया कि नाटक का कंसर्ट क्यों नहीं। तो फिर ये हुआ कि नाटक तैयार करने में तो बहुत समय लगता है, कलाकार इतना समय कैसे देंगे, उनकी इतनी फीस हो जाएगी, रिहर्सल ये वो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जैसे स्टूडियो के अंदर ड्रामा रिकॉर्ड करते हैं, हम उस तरह से हाथ में स्क्रिप्ट लेके पब्लिक के सामने नाटक करेंगे और ये अनाउंस करेंगे कि आप की इच्छा होती है कि आके आकाशवाणी स्टूडियो में देखें कि नाटक कैसे रिकॉर्ड होता है। तो एक तरह से हम स्टूडियो आपके सामने ले आए हैं और देखिए आप कि हम लोग वहाँ कैसे नाटक रिकॉर्ड करते हैं। अब चूंकि ये पब्लिक के सामने हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमने कॉस्ट्यूम और मेकअप पे ध्यान दे दिया है। स्टूडियो में ये भी नहीं होता है। तो इस तरह से हाथ में स्क्रिप्ट लेके वो रेडियो कंसर्ट्स शुरू हुए नाटक के। और उसमें कहीं भी ये पता नहीं चलता था कि हाथ में स्क्रिप्ट है। एक स्क्रिप्ट पकड़ने की स्टाइल और किस तरह से एक उंगली लगाए रहना जहाँ डायलॉग चल रहा है, और मतलब एक बहुत ही अजीब सा अनुभव था वो। और रस्तोगी जी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि
नौटंकी के पुनरुत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर उनके ज़बान में कहें तो ये भगवान का फजल था कि मैं भी थोड़ा बहुत गाना वाना जानता था। मैं उनकी नौटंकी टीम में शामिल हो गया और आकाशवाणी की नौटंकी टीम में बनारस के कुछ कलाकार और इलाहाबाद के कुछ कलाकार मिला के वो टीम बनी थी। तो हम लोगों ने ये नौटंकी कंसर्ट्स खूब किए शहर के बाहर जा जाके। और मेरा रस्तोगी जी से घरेलू संबंध जो एक बना वो उनके रिटायरमेंट के बाद बना। वो जब तक सर्विस में थे वो नहीं चाहते थे कि कोई उंगली उठाए कि एक कलाकार जो है वो आपके घर में आता है, आप उसको अनड्यू एडवांटेज दे सकते हैं। तो इसलिए जब वो रिटायर हो गए उसके बाद मेरा उनके घर पर आना जाना काफी शुरू हो गया। और वो भी जब बनारस आते थे तो मेरे यहाँ मतलब मेरा आतिथ्य स्वीकार करते थे। और बाद में मैं जब इलाहाबाद आ गया उस समय तक वो रिटायर हो चुके थे। और बनारस में रहते हुए ही रस्तोगी ने एक नाटक लिखा था अपना अपना दर्द। तो कुछ हम लोगों का काम उन्होंने देखा था तो हम लोगों के ऊपर भरोसा करके उन्होंने स्क्रिप्ट हम लोगों को दी। उसका पहला प्रोडक्शन हम लोगों ने किया और हम लोग नागपुर नाटक करने गए। और नागपुर में जिस कंपटीशन में हम लोगों ने भाग लिया उसमें बाई चांस रस्तोगी जी ही मुख्य अतिथि थे। और जब वहाँ तमाम विभूतियाँ उपस्थित थीं स्टेज पे, फिल्मी कलाकार भी बहुत से उपस्थित थे। जब वहाँ ये पूछा गया ऑडियंस से कि आप लोग किसका डायलॉग पहले सुनना पसंद करेंगे, तो एक शोर आया ऑडिटोरियम से। सब लोग एक वॉइस में बोले, सब लोग मुंशी इतवारी लाल, मुंशी इतवारी लाल। मतलब इतना पॉपुलर था वो सीरियल। तो इस तरह से मेरा उनसे परिचय रहा। और वो हर उम्र के कलाकारों से बिल्कुल घुल मिल जाते थे। कहीं ये नहीं महसूस होता था कि ये 58-60 साल का इतना बड़ा कलाकार और छोटे छोटे कलाकारों से मिक्सअप होके हंसना बोलना। और मतलब कहीं वो ये नहीं महसूस होने देते थे कि हम लोग बहुत छोटे कलाकार हैं और वो बहुत महान हैं। और उनके बारे में थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि उन्होंने बहुत कम सुविधाओं के साथ बहुत अच्छे अच्छे नाटक रेडियो में प्रोड्यूस किए। वाराणसी में उस समय जो स्टूडियो बना था वो पर्दे टांग के बना हुआ था। उस समय जो एक टेम्परेरी सा स्टूडियो था, चारों तरफ पर्दे टांग के उसको साउंड प्रूफ करने की व्यवस्था की गई थी। तो वहां पर रिकॉर्ड किए हुए 2 नाटक, एक नेशनल ड्रामा में गया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ड्रामा में, और एक नेशनल चेन प्ले में बजा। ऐसे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके और उन्होंने मतलब नेशनल प्रोग्राम तक में पहुंचाया। और आज भी रस्तोगी जी की प्रोड्यूस किए हुए और उनके द्वारा अभिनीत बहुत से नाटक रेडियो आर्काइव में दिल्ली में हैं, जिसे वो गाहे बगाहे बजाते रहते हैं। तो मुझे समय कम है तो मैं इतना ही बोल के चाहूँगा कि अब हमारे संस्था के उपाध्यक्ष श्री अजय मुखर्जी जी रस्तोगी जी के बारे में कुछ बताएं। लेकिन उसके पहले मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि अजय मुखर्जी जी से रस्तोगी जी का परिचय उनके फोटो के माध्यम से हुआ, उनके चित्र के माध्यम से हुआ। आगे की घटना अजय जी खुद ही बताएंगे। अजय जी। आपने इतना कुछ बता दिया है कि मतलब उसे सुन के ही अभिभूत हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य ही रहा कि यह वक्त कह लीजिए कि सामना नहीं रहा और साथ काम करने सीखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन वो बड़ा दिलचस्प वाकया है
मेरे ख्याल से सन 2003 या 4 की बात होगी। हम लाहौर से उन दिनों उनकी लिखी नौटंकी बंटवारे की आग बहुत बृहद पैमाने पर रन कर रही थी। मतलब मुझे लगता है कि मैंने 25 से 30 शो उसके किए हैं। मैं बड़ा भाई करता था। तो हम लोग लाहौर से शो करके रफी पीर फेस्टिवल से लौटे थे और एक यहाँ लंच ऑर्गेनाइज किया गया था उनके ऑनर में। और ये क्या कहते हैं, यूपीटी में जो सरकारी एक हुआ था। तो हम लोग लंच में वहां पे थे, तो उनकी तस्वीर रखी हुई थी और फूल माला और ये सब हो रहा था, सब लोग घूम घाम रहे। तो सच में बताऊं, मुझे नहीं पता था कि ये रस्तोगी जी है, और हम इनकी नौटंकी को करने पाकिस्तान तक आए हैं और वहाँ बड़ा पसंद किया गया था उसमें। वो मजमून भी बड़ा मजबूत था। तो मैं टहल रहा था, तो मैंने एक लड़की थी जो कि हमारे साथ काम करती थी, उससे पूछा कि वहाँ वो कोने में जो 2 लोग बैठे हुए हैं खामोश चुपचाप, वो कौन है? तो उसने कहा कि अरे आपको नहीं पता, वो जो रस्तोगी जी जिनका हम लोग प्ले करने गए थे, वो उनके बेटे हैं और वो उनकी बहू है। तो मैंने कहा कि उनको वहां से बुलाओ और डिनर पे हम लोग सब लोग साथ बैठते हैं। तो बहरहाल उस समय मुझे ये बात पता चली और आलोक भैया को और भाभी को हमने वहां पे बुलाया और हम लोगों ने साथ में लंच किया। वहां से मेरा तारुफ हुआ उनसे और मैं पहली बार अवगत हुआ कि रस्तोगी जी कौन है। इस तरह से उनकी तस्वीर, जैसा कि अभिलाष भैया ने बताया। तो ये सिलसिला रहा, वहां से शुरू हुआ। उसके बाद मुझे लगता है कि 2006 की बात होगी, आई भोर सुहानी का एक मंचन हो रहा था रेडियो के स्टाइल से। वो जैसा कि अभिलाष भैया ने बताया, स्क्रिप्ट हाथ में लेके, तो उसमें पूजा ठाकुर, विलास भैया, इकबाल अहमद, अश्वनी अग्रवाल और भी बहुत से लोग, और मैं जूनियर उसमें। तो मेरे लिए एक बड़ी नई विधा थी सीखने के लिए कि पूरा मेकअप कॉस्ट्यूम करके और उसके बाद हम लोग माइक पे। तो चश्मा मुझे उस वक्त भी लगता था, तो मैंने कहा चश्मा लगा के कैसे एक्टिंग करेंगे। शायद अभिलाष भैया से पूछा था मैंने। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे ही पढ़ना और दिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो इस तरह से वहां से सिलसिला शुरू हुआ और फिर आज तक चलता रहा। मुझे लगता है कि बाद में जो मैंने सुना या उस वक्त जो मैंने रिकॉल किया लेट 70s में, मेरे ख्याल से ये एक इतिहास होगा कि 10 से 12 साल, 11-12 साल कोई पहला रेडियो धारावाहिक जिसे सुन के हम लोग, मतलब हमारे एंटरटेनमेंट का बाल संग, हवा महल और ये इस तरह की चीजें हुआ करती थी। रेडियो ही हमारा संसाधन था, मतलब उस वक्त के एंटरटेनमेंट का। तो उस वक्त से हम सुन रहे थे मुंशी इतवारी लाल, मुंशी आयन और वो पूरा कॉमेडी सीरियल, वो 12 साल। वो मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ये वही थे, और जिसे हम लोग बैठ के रेडियो में सुना करते थे, वेट करते थे। फिर 2002 में मैंने शायद रेडियो ऑडिशन दिया, बी ग्रेड हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा परिचय उनसे होता गया। इधर रेडियो के नाटक और इधर श्रुति नाटकों में काम करना, उसमें बहुत से उनके साथ के जो लोग थे, मेरे ख्याल से थपलियाल साहब भी, जो उस वक्त जिन्होंने, इन 2 लोगों ने, मुझे लगता है कि 2 शैलियां, जो हाथरसी है और जो कानपुरी शैली है, मेरे ख्याल से रस्तोगी जी ने कानपुरी शैली को रेडियो के माध्यम से करके उसको जन जन तक पहुंचाया होगा। इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, नौटंकी को। और जो नौटंकी गांव में कहीं सीमित होकर रह गई थी या जिसका स्वरूप बहुत बिगड़ गया था, उस नौटंकी को उन्होंने बताया लोगों को रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से एज ए ड्रामा प्रोड्यूसर। उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये इतनी खराब चीज नहीं है। इसके कथानक, इसकी स्टोरीज, हिस्टोरिकल चीजें, बहुत सी इसमें विधाएं, बहुत से अलग बातें हैं। तो उस तरह से उन्होंने
मुझे लगता है कि जन जन तक पहुंचाया नौटंकी को, और फिर नौटंकी वहां से रिवाइव हुई, फिर से लोगों के बीच में आई, जिसमें थपलियाल साहब का भी बहुत बड़ा रोल था। वो हाथरसी शैली पे काम किया करते थे, और मुझे लगता है कि क्यों अभिलाष भैया, दोनों जन साथ में थे इलाहाबाद, दोनों जन साथ में थे। तो खैर वो सब दौर तो देखा ले, लेकिन मधुर श्रीवास्तव और विपिन शर्मा, माला तनखा और आपके विपिन टंडन, प्रोफेसर लाल, युक्तिभद्र दीक्षित, मेरा सौभाग्य रहा ये सब बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बहुत बड़े लोग, जिनमें से आज बहुत से इस दुनिया में नहीं भी है, इनके साथ काम करने का मौका मिला और आंख मूंद के काम करते गए। उसके बाद मैं संस्था में आया, विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान में, मेरे ख्याल से 2006। तो पहले तो मैंने अभिलाष भैया, अश्वनी भैया, इकबाल भैया, हमारे रस्तोगी जी, सबके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखा, इनसे जाना समझा। नौटंकी की धुनों के बारे में उदय परदेसी जी थे, हम लोग के साथ हैं भी अभी भी, उनसे जाना, कानपुरी शैली के बारे में, हाथरसी के बारे में, फिर आतम सराय, फिर इस तरह से, मतलब पहले तो मैंने नौटंकियां की एज एन एक्टर, गाना सीखा, उसके धुनों के बारे में समझा। उसके बाद बड़े दिनों बाद मैंने हिम्मत की कि अब इसको डायरेक्ट ही करेंगे, तो कुछ नौटंकियां डायरेक्ट भी की, समय के हिसाब से चीजों को बदल के, और कुछ नाटक उनके, जैसे कि मुझे लगता है कि विजय भैया बैठे हैं, अभिलाष भैया, आप लोगों ने मेरे ख्याल से लेट 70s में अपना अपना दर्द किया था अपने तरीके से, 2 लोगों में, और बहुत दिनों बाद जब फिर से चीजें काफी पीछे चली गई थी, तो उस नाटक को ये हुआ कि फिर से किया जाए, एक रिकॉल किया जाए। तो मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी ये की कि अपने डायरेक्शन में जो मैंने देखा कि 2 लोगों का है, तो क्यों ना, मैंने अभिलाष भैया से डिस्कस किया, मैंने कहा इसको और जो बच्चे हैं जो हमारे साथ सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्यों ना सब में तकसीम किया जाए इसको, सबको कुछ ना कुछ इसमें काम मिले। और तो मैंने उसको बहुपात्री किया, मैंने जरूरत की, सक्सेस भी रहा, लोगों को पसंद आया, संगीत ये वो करके, और बहुत से जो नौटंकियां थी, नाटक थी, मैंने उसमें खुद रोल भी किया, रहमान का, अभिलाष भैया उसमें लीड कर रहे थे, पूजा जी लीड कर रही थी जो अब नहीं है। तो इन लोगों से मैंने इतना सीखा, और मैं नहीं कहूंगा कि मैंने इन्हें निर्देशित किया है, ये धृष्टता होगी, मैंने इनसे जो सीखा उसी के हिसाब से थोड़ा सा एक। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी संस्था के बहुत सारे नाटक निर्देशित किए, और अभी हाल ही में हम लोग लखनऊ गए थे, जहां हमने विजय पंडित जी का नाटक पूर्ण पुरुष वहां प्रस्तुत किया। अब मैं विजय पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि वो रस्तोगी जी के विषय में कुछ हम लोगों का ज्ञानवर्धन करें, जिससे संस्था के बच्चे उनके बारे में और अधिक जान सकें। मैं तो सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान का, कि उस संस्थान ने मुझे ये अवसर दिया उनको स्मरण करने का। उनकी जो रंग यात्रा है, वो उसका क्षेत्र, उसका जो है फलक बहुत बड़ा है, और उसको समेटना बहुत ही एक बड़ा कार्य है। और थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे साहित्य समाज का और हमारे ये रंगमंची समाज का, कि किस जो भी कारण हो, कि विनोद रस्तोगी जी के बारे में जो एक समग्र मूल्यांकन होना चाहिए था, वो समग्र मूल्यांकन हुआ नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जितना विराट व्यक्तित्व था उनका लेखन के क्षेत्र में, उस अनुसार से एक फिर से एक क्या कहते हैं मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि हम
उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग जानते हैं लोगों तक प्रस्तुत कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। और जो एक बड़ा मूवमेंट था उनका, उन्होंने एक ट्रांजिशन पैदा, माने कि फेज में, ऐसे फेज में उन्होंने एक लोक, जैसे लोक नाट्य की भी बात हो रही थी, अजय जी ने काफी डिटेल में बताया, रेडियो नाटक की बात हो रही थी, अभिलाष जी ने बताया। उनका जो एक जुनून था, मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके, पूरे व्यवसाय को छोड़ करके, माने कि इस विधा में आने का जो जुनून था, आलोक जी ने जो बताया, तो अभी भी तो ऐसा लगता है कि कितने लोग बताते रहे ये, मतलब उनके बारे में जानकारी कम नहीं हो, क्योंकि उनका एक क्षेत्र नहीं है, उनका मात्र लेखन का क्षेत्र नहीं है, मात्र जो है क्या कहते हैं कि एक मतलब कवि के रूप में भी उनकी वो नहीं है, एकांकीकार हैं वो, नाटककार हैं वो नौटंकीकार हैं वो अभिनेता हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं, निर्देशक हैं। अब माने कि अब ऐसे समय में, जबकि जैसे रेडियो की हम बात करते हैं कि तमाम बहुत सी सुविधाएं हर एक स्टेशन पर उपलब्ध नहीं थी, उस अवस्था में किस ढंग से चीजों को मैनेज करके वो प्रस्तुत किया करते थे, उसकी व्यवस्था किस ढंग से करते थे कि उसकी स्तरीयता राष्ट्रीय स्तर की बने, ये उन्हीं से संभव था। बिल्कुल। और एक माने कि कई चीजें हैं, मतलब कि आप एक सूत्र पकड़ते हैं दूसरा छूटता है। मैं तो पहला जो उनको जो पहली बार मैंने देखा, तो ये सौभाग्य ही रहा कि मेरा विवाह जो है दारागंज में ही है, मेरी शादी दारागंज में हुई थी, और 2 गली छोड़ करके रस्तोगी जी था। तो जैसे ही दारागंज के बारे में जब क्या कहते हैं बात होती थी, तो उसमें होता था कि विनोद रस्तोगी जी रहते हैं वहां पे, पहले ही पता था। जब मैं इलाहाबाद नहीं आया था, मैं गांव में रहता था, और ये होता था डॉक्टर जगदीश गुप्त भी कहीं रहते हैं वहां पे, और वहां पे हिंदी संस्थान के शास्त्री जी का भी वो था वहां पे। ये सुन रखे थे, बहुत पहले निराला जी रह चुके थे, माने कि दारागंज में, इन्हीं गलियों के उसमें। तो सबसे पहले होता था कि मैं जैसे ही मैं दारागंज में पहले बार आया, तो पहले दिन मन हुआ कि कहाँ कहाँ जाएं कि जहाँ पे जगदीश गुप्त जी रहते हैं, विनोद रस्तोगी जी रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, उनका घर तो देखने का। तो पहली बार जब उनको देखा, तो जो जिस गली में उनका घर है, उसके जहाँ गली सड़क से मिलती है, वहां एक बैठने का जगह है, पता नहीं अभी है कि नहीं है, और उसी पे वो ऐसे बैठे हुए थे। तो मैं किसी के साथ ऐसे, जो हमारे साले साहब थे, लालू उनके गुरु साथ, का चबूतरा कहते हैं उसको। लालू गुरु का गली। चबूतरा आज तो भी मेरे है। साथ तो जो है क्या, अच्छा, तो मेरे साथ मेरे साले साहब थे, वो कहीं मैं गया था उधर नागवासुकी की तरफ, तो वहां से लौट रहे थे, उनका यहीं कहीं विनोद रस्तोगी जी रहते हैं, इसी कहीं गली में, एक दिन उनके यहाँ चलना है। तो तब तक हम लोग क्रॉस कर चुके थे, कहें कि वो जो बैठे हुए थे कोने में, तो वही विनोद रस्तोगी जी थे। तो मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा लेखक और इतना बड़ा क्या कहते हैं आकाशवाणी के, इतना बड़ा कलाकार, ये यहाँ अकेले यहाँ पे से बैठ करके जो है आराम से अकेले बैठे होंगे, और उसी पत्थर चबूतरे पे से बैठे। तो पहली बार एक जो होता है ना कि एक जो बड़प्पन जिसे कहते हैं कि क्या होता है, उसको मैंने फील किया कि कोई व्यक्ति जब महान होता है, बड़ा होता है, तो अपने साथ तो बहुत आभा मंडल लेके चलता नहीं रहता, चलते नहीं रहना चाहिए उसको, उससे कुछ विनोद रस्तोगी जी जैसा होना चाहिए कि इतना बड़ा हो करके इतने अवार्ड, इतने सम्मान बस किताबों में पढ़ ही चुके थे, आकाशवाणी में सुन चुके थे, अब इससे बड़ा कद क्या होगा, इससे उसकी क्या होगी। तो लेकिन लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे कुछ होना चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि अपने भी जीवन में वो एक प्रभाव पड़ा कि नहीं, कहीं भी गए तो बिना उसे ध्यान नहीं दिए कि हम कपड़े क्या पहने हैं, कैसे क्या है, हम चले गए वहां पे, कोई भी हुआ, परिचर्चा हुआ, जाके शामिल हो गए। आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। ये पहले उन्होंने कुछ बोला नहीं अपने बारे में, लेकिन जो उसके बाद भी मुलाकात जितनी बार हुई, तो ये लगा कि वो एक चीजें आपके अंदर ट्रांसफर होती है, आप एक व्यक्तित्व को आप लेते हैं अंदर, अपने ग्रहण करते हैं। तो वो ग्राह्यशीलता अगर आपके अंदर है, तो उनके लेखन को, उनकी महानता को, उसको भी ग्रहण कीजिए, साथ में उनके सादगीपन को भी ग्रहण कीजिए। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं, तब एक व्यक्तित्व बनता है, वो कालजयी व्यक्तित्व होता है, जैसा कि रस्तोगी जी के।
और 100 साल अभी होंगे, और इस दौरान लगातार अब ये उन्हीं का ये प्रभाव था कि जैसा कि अभिलाष जी ने बताया कि आलोक जी को बहुत ही अभिरुचि नहीं थी। हम लोग जब रस्तोगी जी से मिलने जाते थे वहां पे घर पे, तो आलोक जी से बहुत इंटरेक्शन नहीं होता था। वो ऐसे निकलते थे, घर चले जाते थे, आते थे, चले जाते थे। मतलब ये होता था कि उनके बेटे हैं, लेकिन ये होता था कि ये चीजें बिल्कुल उससे असंपृक्त है। एक बार मैं लखनऊ में डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी के यहाँ पे था, उनके घर पे। तो उनका जो कमरा था ऊपर, तो उसमें 1000 किताबें हैं, माने कि चूंकि वो प्रोफेसर ही है, विद्वान ही हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ये इतनी जब किताबें हैं, मेरे न रहने के बाद ये सब यहाँ से चली जाए, हो सकता है गंगा में प्रवाहित हो, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी पता नहीं उसका सरोकार इन किताबों से रहेगा कि नहीं रहेगा। उनकी विधाएं बदल जाएंगी, उनका व्यवसाय बदल जाएगा। तो वही वो लग रहा था कि एक इतना बड़ा कलाकार, और क्या कहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी उसको कैसे संभालेगी। तो लेकिन वो रहा, असर रहा उनके उसका व्यक्तित्व का, या जो भी चीजें हुई, कि आलोक जी ने उस परंपरा को संभाल लिया और बहुत अच्छे ढंग से संभाल लिया। और आप जैसे लोग मिले, और क्या कहते हैं, आलोक जी, अजय जी, आलोक जी, अभिलाष जी, सब अ से ही है, अकारांत से सब सबका नाम। मैं हूँ जो कि बाबूजी के विनोद रस्तोगी के उसमें जो विजय पंडित हूँ मैं साथ में। कि वो सब करके उनकी कृपा ही ऐसी है कि ये चीजें बहुत विस्तार दिया, इतनी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि इतना बड़ा विस्तार हुआ। मैं कुछ पक्ष उसके बारे में वो है, बहुत ज्यादा उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव नहीं रह पाया, क्योंकि उसके बाद विवाह के ही साल, जिस साल विवाह था उसके बाद मैं भारतीय नाट्य अकेडमी में 88 में मैं चला गया था। और उसके बाद भारतीय नाट्य अकेडमी के बाद मेरी पत्नी की पोस्टिंग उन्नाव में हुआ, तो फिर उन्नाव कार्यक्षेत्र हो गया। तो उन्नाव से जब भी मैं दारागंज जाता, ससुराल जाता, तो रस्तोगी जी से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाता। और जब भी गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने पूरा रिकॉर्ड रहा कि कभी भी मैं दारागंज गया हुआ तो उनके मैंने कि घर नहीं गया। तो ये ऐसा बहुत कम रहा, तो जाता रहा। लेकिन एक चीज रहा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब मैंने अपना दर्द किया था, वो 93 की बात, 93 की बात है, और ये उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र और उसका क्या कहते हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी का एक संयुक्त आयोजन था वो, और उसके पहले अभिलाष जी उसको कर चुके थे। तो अपना दर्द के साथ साथ एक वहां पे एक समारोह होता था, अभी पता नहीं होता नहीं, कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का, कि जिसमें कई नाटक किए जाते थे, और नाटक करने के बाद उसमें से चयन होता था, तो समारोह के लिए भेजा जाता था। और उसमें शॉर्ट प्ले कंपटीशन शायद, हाँ कुछ ऐसा होता था, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कराता था। उसमें जेपी राय जी निदेशक थे शायद, ये परिमल जी का, हाँ एनसीजेड। अच्छा हाँ, तो उसमें परिमल दत्ता जी का भी प्ले था शायद, 2 कौड़ियों का खेल क्या था उसमें, उस प्ले उसमें समारोह में अपना दर्द था। और पुष्कल जी का भी कोई नाटक था शायद उसमें लिखा हुआ, वो भी काफी उसमें किए गए थे। तो खैर अपना दर्द का जब रिहर्सल चल रहा था, वहां पे एक बार रिहर्सल होता है उसका, तो चल रहा था, तो उसको जेपी राय जो निदेशक थे, वो उसको अपने कैबिन से निकल करके उसको देख रहे थे। और देखने के बाद फिर जब मंचन हुआ, और मंचन के बाद उसका केवल उसी एक नाटक का चयन हुआ, और नाटकों का चयन नहीं हुआ। मैं उन्नाव में रहता था, वहां से आकर के मैंने वो उसको डायरेक्ट किया था प्ले को। और फिर बाद में मुझे सुनने में आया कि काफी संस्थाओं ने उसका विरोध किया था कि उसका चयन क्यों हुआ। उसके मूल में एक और भी बात थी, मैं जिस मुद्दे पे आना चाहता हूं, कि हमारा जो नाट्य लेखन की हमारी परंपरा रही है, ये बहुत सी लेखन के उसमें हमारे जो विदेशी नाटककार रहे हैं, और जो खास करके हम लोग जो प्रशिक्षित होकर के आते हैं, भारतीय नाट्य अकादमी हो, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, या रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स हो, या कहीं से भी जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, तो हम कुछ ऐसे एक मॉडल नाटक हमसे कराए जाते हैं। वो चूंकि ट्रेनिंग का पार्ट होता है, लेकिन इसको जो क्या कहते हैं, हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं उसको समझ नहीं पाते।
क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, उसको समझ नहीं पाते कि ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ये आप ब्रेख्त करते हैं, आप शेक्सपियर की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम करते हैं, आप अंधायुग करते हैं या आप तुगलक करते हैं, माने कि जितने भी रेंज हैं आप उसको नाटकों का जो रेंज है, चाहे आप जर्मन के वो क्या कहते नाटककार हों, चाहे आप क्या कहते हैं यूजीन्यूल हों, चाहे वो आपके क्या कहते हैं ब्रेख्त हों, चाहे जो भी हों, और उनके प्ले करते हैं। और उसके बाद आप फिर आते हैं संस्कृत नाटकों को भी करते हैं आप, और उसके बाद हिंदी नाटक को भी करते हैं, और आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे और जो भी चीजें हमारे यहाँ चल रही। तो इस 3 साल में या 2 साल में ये जो रेंज है, तो उनको ये लगता है कि इसी पैटर्न या इसी नाटक को ही हमको जीवन भर करते रहे। तो एक बहुत बड़ा एक मतिभ्रम है, इसको तोड़ने की जरूरत है। आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, वो आपके भारतीय रंग परंपरा के अनुसार से वो सिलेबस नहीं बनाया गया है। मैं इस बारे में किसी से भी मैं बहस के लिए तैयार हूं। आपका जो है वो सीधे सीधे आयातित है, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से आयातित है, आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भारतीय नाट्य अकेडमी, एक पैटर्न बना हुआ, स्टेज मैनेजमेंट फलाना ठिकाना। बाद में जैसे आप इंस्टीट्यूट से निकलते हैं स्टेज मैनेजमेंट ध्वस्त हो जाता है, कोई ट्रेनिंग आपके काम नहीं आती। फिर आपके अपना जो अनुभव होता है, आपके अपना जो जीवन अनुभव होता है, आपकी अपनी जो परंपराएं हैं, आपके जो अपने संसाधन हैं, आपका जो अपना अर्थतंत्र है, वही चीज मिलकर के आपको काम करता है। अगर आप उसको नहीं करते हैं तब आप जो है रंगमंच की चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं मूल बिंदु पे आता हूं, जो अपना अपना दर्द को लेकर, नहीं तो विषयांतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सी बातें कहने की, समय कम है। तो अपना अपना दर्द के बाद में विरोध हुआ वहां पे, और उसकी पता मुझे भी जानकारी हुई कि इलाहाबाद के लोगों ने 93 की बात, और कि उन्होंने, उनको अच्छा नहीं लगा कि क्यों हो गया इस नाटक में, क्या ऐसा चीज है कि वो अंधायुग नहीं है, उसमें ऐसा क्या ऐसी चीज है कि वो क्या कहते हैं आषाढ़ का एक दिन नहीं है, तुगलक नहीं है, आधे अधूरे नहीं है, ले दे करके वही 10 ना। उसके अलावा आप जब क्या कहते हैं, आप अपनी जो सामाजिक सरोकार हैं उनसे जुड़े हुए जो कथ्य हैं, उसको जब आप नहीं टैकल करेंगे, आप उसको नहीं लेंगे, तो आप जब उसके बीच में जाएंगे, दर्शकों के बीच में जाएंगे, तो आपका स्वागत नहीं होगा। आपका बायोडाटा बढ़ सकता है, लेकिन आप बिल्कुल दर्शक से तादाद में नहीं बना सकते। विनोद रस्तोगी जी ने अपने दर्शकों और श्रोताओं से तादाद में बनाया, उसकी नब्ज पकड़ी थी, इसलिए वो सफल हुए थे। उनके जो भी नाटक है, मतलब कि जो भी है, जिसके नए हाथ हैं, और ये क्या कहते हैं आपके आधे, ये अपना अपना दर्द है, और बहू की विदा है, बर्फ मीनार है, जो भी है, एकांकी हो या नाटक जो भी हो, उनका सीधा सामाजिक सरोकार है। और उस समय, जिस समय उन्होंने नाटक लिखा, उस समय उस कालखंड को देख रहे थे कि ठीक इसके समय बाद, क्योंकि एक लेखक एक होता है ना, एक कालदर्शी होता है, समय को देखता है कि इसके 5 साल बाद, 10 साल बाद ये कौन सी भयावह स्थिति आने वाली है। जो दहेज बहू की विदा की अगर बात करें, वो प्रॉब्लम बाद में चीजें कितनी गहराई, उसमें चीजें शुरुआत हुई थी। तो जो मुद्दे उस समय शुरुआत हो रहे थे, सामाजिक मुद्दे थे, जिससे समाज सीधे, जिनका सरोकार समाज से होता था, उन मुद्दों को उन्होंने पकड़ा, उसको जो है नाटक के रूप में ढाला। नाटक से ही रेडियो नाटक में ले गए, एकांकी में ले गए, नौटंकी में ले गए, सामाजिक सरोकार को पकड़ा। और सामाजिक सरोकार के साथ साथ उसमें जो एक मनोरंजन के तत्व थे, मनोरंजन के तत्व को, उसको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। इसका जो समन्वय हुआ, ये अद्भुत चमत्कार करता। इसलिए हमें जो है थोड़ा सा वो लगता है कि जो नई पीढ़ी आती है उसको लगता है अरे वो कोई नाटक है, ऐसा कोई नाटक है, वो सीधे सीधे है, उसमें कोई अंदर से कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। अरे कम्प्लेक्सिटी नहीं है, तुम उसकी प्रस्तुति से उसको भव्य बनाओ, उसको अच्छा बनाओ। आप माने कि दर्शक अपने आप उससे उसको जुड़ाव करेगा। आप उस पैटर्न को तोड़िए जिस पैटर्न पे चीजें लगातार चल रही, जिसके कारण हिंदी रंगमंच का नुकसान हो रहा है। आप जब से उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक चीजें होंगी नहीं। आप महान भले ही बने रहिए, लेकिन उससे
आपके दर्शक को टिकट लेने वाला नहीं है, मतलब कि वो नाटक दर्शक आने वाले नहीं है, वो सैकड़ों बार आषाढ़ का एक दिन नहीं देख सकता। तो कहने का मतलब यह है कि उस परंपरा थे, मतलब एकांकी की बात करते हैं अगर डॉक्टर रामपाल वर्मा जी, उपेंद्र नाथ अश्क जी, कितने नाम है, मतलब कि उसमें है विष्णु प्रभाकर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े लेखक, उस परंपरा की वो कड़ी थी। मुझे लगता है कि विनोद रस्तोगी जी के बाद कोई नाम मुझे सुनाई नहीं पड़ता, कोई दिखाई नहीं पड़ता कि और भी कोई नाम इस ढंग से हो जो कि एक उसका एक विशिष्ट वो हो, माने एक पकड़ हो। तो कहने मतलब है कि इतना कुछ लिखा जाता, 45 से अधिक क्या कहते हैं चीजें, वो किताबें हैं उनकी, आप सोचिए, बहुत सी किताबें प्रकाशित हैं, इतना कोई कैसे लिख लेता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ हम लोगों को 1-2 नाटक लिखने में 5-5 साल लग जाते, 10-10 साल लग जाते, आगे ही नहीं बढ़ता, रुका रहता है। और वो इतना काम किया, कितनी कविताएं लिखी, बच्चों के लिए कितनी काम किया, बच्चों के लिए कितना काम किया, रेडियो के लिए कितना काम किया, नौटंकी के लिए कितना काम किया, स्टेज के लिए कितना काम किया, क्या कहते हैं बतौर अभिनेता उसमें कितने उसमें खुद पार्टिसिपेट किए। उसके बाद सहज रूप में रहते थे, कोई हाँ बहुत ज्यादा कोई तनाव के चेहरे कभी मैंने देखा नहीं कभी जीवन कि ऐसा लगे कि बहुत व्यस्त हैं, बहुत बड़े वो हैं, बाद में आइएगा, बाद में मिलेगा। जब भी जो होता है बिना, उस जमाने तो होता नहीं था कि फोन से आप अपॉइंटमेंट लेते हो, जब भी जाए बेल किए और जाके पहुंचे, पैर छुए, बैठे, चाय पिए, बतियाए, और वो कुछ कर भी रहे बगल में रख दिए, फिर आप चले गए, फिर कर रहे हैं। तो कहने मतलब यह है कि बहुत समय मैं नहीं लूंगा, उनके बारे में बातें बहुत हैं, और एक एक विधा पे बात करनी हो तो कम से मुझे लगता है घंटों लगेंगे। वो एक सीरीज के रूप में चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उनके पक्ष इतने हैं। जैसे मैंने बताया कि लेखक, एकांकीकार, नाटककार, कवि, बाल साहित्यकार, प्रस्तुतकर्ता, अभिनेता, तो कितने कितने रूप हैं। तो सब पक्ष पे अगर बात किया जाए, सबका आकलन किया जाए, तो एक बहुत ही बड़े साहित्यकार के जो वो होते हैं उनमें है। लेकिन ये है कि हमारा समाज जो है ना, वो कभी दंड फंद में नहीं रहे, कभी वो क्या कहते हैं उस ढंग से अपनी पार्टी बंदी उन्होंने नहीं कि हम अपने लोगों को वहां सेट कर ले, हम अपने लोगों को वहां सेट कर ले तो हमको अवार्ड वहां मिल जाएगा, हमको क्या कहते हैं वहां सम्मान मिल जाएगा, हमको जो है क्या कहते हैं केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी मेंबर बना दिया जाएगा, हमको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का ये मिल जाएगा। जो चीजें अभी हो रही, जो चीजें अभी दिख रही, जो चीजें अभी क्या कहते हैं, एक बड़ा ही वैसा वातावरण है पूरे साहित्य, रंगकर्म, संस्कृति कर्म, कलाकर्म, सब में मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसा कीजिए तो चीजें ऐसे हो जाती है। अरे यार, जो अपना काम है उसको आप कीजिए ना। फिर मुझे ऐसे लोग ध्यान में आते हैं, रस्तोगी जी जैसे लोग ध्यान में आते हैं कि उन्होंने केवल जीवन भर काम किया, कभी भी इस दंड फंद में रहे नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए तो हमारा ऐसे हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। जो लोग ऐसा करते रहे वो ऐसा ही करते रहे, उनकी उपलब्धि नहीं रही। और यही कारण है कि आज बहुत जल्द ही जो है क्या कहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि उनका समग्र जो कार्य है वो हम लोग के बीच में होगा। अभी विशेष कुछ उस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये सौभाग्य होगा हम सबका उनके आशीर्वाद से कि उनके जो संपूर्ण कार्य हैं एक जगह पे क्या कहते हैं प्रकाशित होकर के सामने आएंगे, और फिर से उनके कार्यों का आकलन होना चाहिए और हो रहा है। और उनके नौटंकी, उनके नाटक, उनके एकांकी, उनके न रहने के बाद भी लगातार कहीं न कहीं हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक नाटककार के लिए, और उसको उन्होंने क्या कहते हैं उसको सिद्ध किया है। और मैं पुनः उनको स्मरण करता हूँ। और आज के दिन जो उनकी क्या कहते हैं, मुझे लगता है 98 उसमें उनकी जयंती होगी ना, 98 उसमें वर्ष के हो जाएंगे। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, विशेषकर अभिलाष जी का, अजय जी का, और आलोक जी तो उनके पुत्र हैं ही, और उन्होंने जो दायित्व निभाया है उसके जितने उसमें वो किया जाए, प्रशंसा की जाए, वो बहुत कम है। ऐसा मुझे लगता है कि हर एक पुत्र या पुत्री जो भी संतान है अपने पिता के द्वारा या अपने पूर्वजों के किए हुए बड़े कार्य को वो संपादित करे और उसको उसका मार्ग बनाता रहे, और उसके लिए मैं साधुवाद के पात्र हैं।
और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जब भी कुछ ऐसा होता है मुझे याद करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये बाबूजी की कृपा है और प्रारंभिक दिनों का आशीर्वाद है, जो कि मुझे क्या कहते हैं, जहाँ भी मैं रहता हूँ उनको स्मरण करता हूँ तो जो भी चीजें होती हैं, इस ढंग से कोई कठिनाई आती है वो हल हो जाती है। एक बार पुनः आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपका एक बहुत बात बहुत कहना चाहूंगा। धन्यवाद। अजय जी कुछ कह अभिलाष रहे हैं भैया, शायद। हाँ, मुझे विजय भैया की बात पे एक बात अभी लेटेस्ट याद आई, मैंने शेयर करना चाहूंगा। लखनऊ जब जी। हम लोग गए थे ये हाँ। पूर्ण पुरुष करने, तो जी उस जी वक्त ये जो आपने कहा ना कि जो एक लकीर पीटने जैसा है इंस्टीट्यूट से निकल के जो ये आता है, तो कुछ बच्चे जो स्टूडेंट थे लखनऊ के कुछ संस्थाओं से थे और बड़ी संस्थाओं से, बड़े और कुछ हाँ। दर्शक थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कम से कम आपने उस चीज से हटके एक सब्जेक्ट चुन के उसको प्रस्तुत तो किया। मैंने कहा देखिए ये राइटर उनका लिखा हुआ है, हमने सिर्फ इसको परोसा है। तो ये बात मुझे उस वक्त बहुत प्रैक्टिकली, मेरे पास कई फोन्स आए और मेरे पास मतलब उसकी तारीफ है, हालांकि कोविड की वजह से दर्शक तो आ नहीं पाए उतना, लेकिन ये बात आई थी। मतलब ये बिल्कुल जो आपने कहा अभी, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष मेरे सामने है। तो कभी हम इन चीजों को हट के सोचने की कोशिश ही नहीं करते। ये बहुत इस समय जो चल रहा है उसका मुझे लगता है कि दुष्परिणाम भी है, जो भी है। खैर, मैं आखिर में एक चीज और कहूंगा कि आप सबने इस संस्था की नींव रखी, इस संस्था मैंने हम लोग को इस लायक बनाया कि हम इसमें काम करके आपके साथ चल पा रहे। मैं अपने पीछे जो हमारे जो ग्रुप के बच्चे हैं जिनको लेके मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जो ये नए बच्चे हैं जो हमारे ग्रुप में है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल कि उन लोगों की वजह से हम इस काम को शायद आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आप, ये मीटिंग बहुत अच्छी रही, बड़ा अच्छा लगा, सब इतनी पुरानी अच्छी सुंदर बातें दिलचस्प। मैं अभिलाष भाई से कहूंगा कि अब वो आगे जैसा भी चाहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी की बातों से मुझे भी एक वाकया याद आया कि रस्तोगी जी अपने मुंशी इतवारी लाल और हवा महल के द्वारा एक हास्य नाटकों के बारे में वो उनकी प्रसिद्धि बहुत हुई, लेकिन गंभीर नाटकों की जब बात करें तो मुझे एक वाकया याद आता है। नरेश मिश्र जी जो रेडियो में वो भी थे, वो बताते थे कि जब रस्तोगी जी ने काव्य नाटक सूतपुत्र लिखा, तो उस समय लेखन का कार्य हो रहा था, उसका कुछ पीस उन्होंने बनाया था, वो बहुत ही मार्मिक था। कर्ण का माता कुंती से संवाद जो था, तो वो आकाशवाणी में वो लेके गए थे और बहुत ही नामी ब्रॉडकास्टर नर्मदेश्वर उपाध्याय जी जो उनके समकालीन थे, तो उनको वो सुनाना चाहते थे। तो वो दोनों जने आकाशवाणी के स्टूडियो में चले गए और वहां पर वो रस्तोगी जी नर्मदेश्वर जी को वो अपना जो उन्होंने लिखा था वो पढ़ के सुनाने लगे, और सुनाते सुनाते लेखक भी और श्रोता भी, मतलब नर्मदेश्वर जी भी और रस्तोगी जी भी जार रो रहे थे। और नरेश जी ने वो जो स्टूडियो के दरवाजे में जो छेद होता है खिड़की का, शीशा लगा, उसमें से झांक के देखा, कहा कि ये दोनों बूढ़े अंदर बैठे स्टूडियो में रो रहे हैं, ये माजरा क्या है। तो उन्होंने आकाशवाणी के और लोग, मतलब बाहर भीड़ लग गई, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये दोनों भीतर बैठ के रो क्यों रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि रस्तोगी जी अपना वो लिखा हुआ पीस सुना रहे थे और वो इतना मार्मिक था कि सुनाते सुनाते वो भी रो दिए और सुनते सुनते नर्मदेश्वर जी भी। तो ये एक सिर्फ हास्य के लिए नहीं, बल्कि ऐसे मार्मिक प्रसंगों को भी वो इतने अच्छी तरह से लिखते थे और प्रस्तुत करते थे। तो आज के इस आयोजन के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि रस्तोगी जी की 100वीं जयंती
हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। उस समय न तो कोरोना होगा, न इस तरह की कोई और बाधा होगी। तो बस इस आशा के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और हमारा धन्यवाद अपने टीम के रजत कुशवाहा जी के प्रति भी है, जिन्होंने टेक्निकल सहयोग प्रदान किया, जिससे आज हमारी ये मीटिंग संभव हो सकी। बहुत बहुत धन्यवाद।